हेलो दोस्तों, तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं हमारे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी में। तो ये दोस्तों आपका यूपी पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो यहाँ पे दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फुल कोर्स जो है डिस्कस कराया जा रहा है और लास्ट में आपको 10 डेज पहले जो है आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट जो है आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो आप सीरियसली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन करें। तो इससे पहले जो है दोस्तों मैंने 3 वीडियो डाल दिए हैं इसके सीरीज़ वाइज। मैंने स्टार्टिंग सौर मंडल से किया था और हम स्थल मंडल पर चल रहे हैं। स्थल मंडल की दोस्तों ये दूसरी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, हम तीसरी लेकर आए हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। देन उसके बाद जैसे ही ये हमारा 3 से 4 दिन लगेंगे और इसके प्रैक्टिस सेट के साथ दोबारा जो है हम टॉपिक वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाल कर डिस्कस कर लेंगे और जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें भी डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त आप अगर कुछ भी पढ़कर नहीं जाते हो तब भी आप एग्ज़ाम जो है क्रैक कर दोगे। पर सीरियसली आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जितना टाइम आप यहाँ पे दे रहे हो सीरियसली आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे आप जितना टाइम है सीरियसली दोगे तो ज़रूर आप क्रैक कर लोगे। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स मिल रहा है। बाकी आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं और पेड कोर्स है आपका। बट सारे लोग कोर्स जो है परचेज़ नहीं कर सकते और जो परचेज़ नहीं कर सकते हैं पर सीरियसली पढ़ना चाहते हैं उनके पास साधन कम है। पर कहते हैं ना कि हौसलों की जो उड़ान होती है हमारी पंखों के साथ हौसलों के साथ कहीं ना कहीं जो ऊपर वाला है हमारी मदद करता है। तो बस आप वही समझ लीजिए, आप अपना सहयोग जो है अपना विश्वास जो है अपनी प्यारी बहन को दें। और यहाँ से जुड़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। पर यहाँ पे सिर्फ मैं आपसे पैसे नहीं ले रही। आप ये जो कोर्स है ये जो शिक्षा है जो आज के दौर में एक तरीके से जो है प्रचार बन चुकी है। हर एक चीज़ पे पैसे की बात आ जाती है, चाहे वो ज्ञान देने की बात हो या किसी भी तरीके की। तो मैं उस सब चीज़ों से हट के हम लोग परे चलते हैं और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। बट अच्छा पढ़ेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे। और जब आप एग्ज़ाम क्रैक करके आओगे तो आप प्लीज़ बस एक बार बोल दीजिएगा कि आपने जो यहाँ पे पढ़ा है वो सारा आपका जो कंटेंट था यहाँ पे पढ़ाया गया, आप सक्सेस हुए। बस मेरे लिए इतना बहुत होगा, बहुत बहुत होगा मेरे लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोगों का ये तीसरा वीडियो है जो कि हम ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको लेकर आए हैं और उनके जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इतनी मोटी बुक को भी अगर आप चाहो तो हम इसके कुछ जो पोर्शन है जो ज़्यादा डिटेल से पूछे गए उनको हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो 45 डेज़ के अंदर अंदर जैसे हम ये जो पूरा पोर्शन है कैसे कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी का, तो ये हम डिस्कस करते रहेंगे। और ज्योग्राफी के साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे हिस्ट्री की डेली जो है 1 आवर के बाद आपको एक अपडेटेड क्लास मिलती रहेगी अब से। तो काफ़ी टाइम से जो है आपको नहीं मिल पा रही, बट अब जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस जो हैं 45 डेज़ में आपको मिलती रहेंगी। बट आपको ये पूरी देखनी है, वॉच करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो हमने लास्ट किया था वो हमने किया था ज्वालामुखी उद्गार के जो विस्फोटक नहीं है और क्या प्रक्रिया है उन पर। अब हम अगले पे आ जाते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पे हमारा आज के इस वीडियो के बाद दोस्तों हमारा जो स्थल मंडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर के वो फिनिश कर देंगे हम। देन उसके बाद वायुमंडल पर आ जाएंगे। तो सीरियसली अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो आप लिखित में ले लो। अगर आपने सीरियसली यहाँ से पढ़ा है, एक एक कंटेंट को समझा है, तो यूपी टीजीटी जो आपका है और पीजीटी है आप यहाँ से कम जो आप है अच्छे से अच्छे नंबर 125 में जो आपके नंबर हैं वो बहुत ही अच्छे आप जो है आपका गोल जो है आप यहाँ पे सेट कर पाओगे और सिलेक्शन पा पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड वीडियो है, अगर पहले वीडियो नहीं देखा है तो देख लें और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पढ़ना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग में जो है 1,5000 मापने वाली जो स्थल कृतियाँ मानचित्रों में क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो एक रंग है वो कौन सा लिया गया। तो ये हमारा जो रंग है दोस्तों वो लिया गया है पीला। ठीक है, पीला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि पीला जो रंग है, पीला रंग वो पर्वतीय क्षेत्र के लिए लिया गया और गहरा भूरा रंग पठारी क्षेत्रों के लिए, हल्के भूरे रंग को जो है घास और मैदानी, और पीला रंग जो है वो मैदानी क्षेत्रों के लिए लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था पीला रंग क्यों लिया गया है मतलब सर्वेक्षण के लिए, तो इसका रीज़न यही है कि वो जो है हमारी आंखों को सबसे पहले दिखता है। ठीक है,
तो जरा सा भी कहीं स्थल भाग होगा तो या मैदानी भाग होगा तो हमें पहले पता चल जाएगा मानचित्र में। अब आ जाते हैं लोथियन में। लोथियन ग्रीक क्या है, तो चतुर्थीय सिद्धांत जो है, हालांकि इससे क्वेश्चन जो है मोस्टली टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी अगर है आपका, ये फिर डिपेंड नहीं करता आप एनवीएस का है, केवीएस का है, डीएसएसबी का है, ये जो रिलेट करते हैं क्वेश्चन। और आप हर एक कोर्स के लिए जब आप यूपी टीजीटी देते हो तो आप दूसरी बुक्स लेकर आते हो, प्रीवियस ईयर पेपर लेके आते हो, देन उसके बाद अगर आपने एनवीएस दिया देन एनवीएस के लिए क्या होगा, फिर केवीएस के लिए आपको, ये वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ भी नहीं है। अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो कंटेंट को और क्वेश्चंस को रिलेट करना सीखें और किस तरीके से आप पढ़ सकते हो वो सीखें, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हो तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो चतुष्कलीय सिद्धांत जो है 1875 में प्रस्तुत हुआ और इसे जो है समस्त चतुष्कलन की विशेषता पर आधारित किया गया और इसकी आकृति जो है कुछ इस तरीके से है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कनाडा, साइबेरिया और अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर और ये हिंद महासागर, ये आर्कटिक जो है हिंद सागर है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे इसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो ज्योमेट्री में अगर बात करें तो जो ये थेलियन ग्रीक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो जो है थोलियन जो थे उन्होंने थोलियन जो थे उन्होंने प्रतिपादित किया इसे, और इसे ही हम चतुष्कलीय सिद्धांत कहते हैं। और इसमें क्या है कि ये गोलाकार आकृति है जिसका आयतन जो है धरातलीय क्षेत्रों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक होता है, और चतुष्फल आकृति जो है जिसका आयतन धरातलीय क्षेत्रों की अपेक्षा न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इन्होंने प्रस्तुत किया, अब इसको हमने बहुत ही अच्छे से समझा। तो आप ये आकृति भी अगर आप देखोगे और अगर आपसे पूछा जाता है लोथियन ग्रीक क्या है, या कह सकते हैं कि चतुष्कलीय सिद्धांत क्या है और ये कब आया था, मोस्टली जो क्वेश्चन है इससे जो बनते हैं वो यही बनते हैं। बट ये जो थ्योरी मैंने आपको यहाँ पे समझाई वो इसलिए समझाई है ताकि आप इजीली जो है इस कंटेंट को जो है आप समझ पाएँ। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, ये 10 के क्वेश्चन है यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो आप जो प्रीवियस ईयर पेपर के एक डेढ़ घंटे के वीडियो देखते हो उससे अच्छा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट को जहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ आप मेरे ही वीडियो देखो, बट जहाँ पे ये कंटेंट डिस्कस किया जा रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षा वो सार है, वो पानी है। जैसे प्रकृति हमसे किसी चीज़ की कोई जो है पैसे नहीं लेती है, निःशुल्क देती है, वैसे ही शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क देनी चाहिए और कुछ ऐसी होनी चाहिए जो हमें जीवन दान और हमें एक ज्ञान का जो सार है मुफ्त में जो है प्रस्तुत करे, जैसे कि पहले ज़माने में हुआ करता था। तो आज की शिक्षा पद्धति काफ़ी हैवी हो गई है, तो हर एक बात के लिए पैसे हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि खड़े पार्श्व वाली जो गहरी व सरकरी घाटी जो होती है महाखंड होते हैं, जबकि नदी के किनारे वाला जो भाग होता है कैसा होता है, वो जो होता है हमारा गागर होता है, जैसे गागर के जैसे होता है। ठीक है, और भूकंप प्रबलता, देखिए मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जो मोस्टली क्वेश्चन जो आपके बनते हैं भूकंप से, ज़रूर हर साल एक क्वेश्चन आता है आपका, टीजीटी हो पीजीटी हो, भूकंप से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। पहले में जैसे आपको पूछा गया कि मापा कैसे जाता है और सबसे पहला जो प्रभाव होता है वो कैसे पड़ता है उस पर। ठीक है, या उसकी जो क्रिया है तरंगी है। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन बना था वो ये बना था, रिएक्टर से मापा जाता है, यानी भूकंप प्रबलता जो है किससे मापी जाती है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन था। यदि भूकंप प्रबलता जो रिएक्टर है 7 है तो ये काफ़ी हानिकारक होता है, और 0 से लेकर 9 तक की ये मापा जा सकता है। और ये जो वायु वेग जो मापा जाता है वह हमारा जो मापा जाता है एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। रियल मापर जो है वो पेट्लीमीटर्स है। और यहाँ पे विक्षेपण बल जो है कैलोरीज पृथ्वी के परिमाप मंडल से उत्पन्न होता है। धरातल पर प्रभावित हवाओं की जो दिशा है वायु दाब तथा जो पृथ्वी के घूर्णन की गति वो निर्धारित होती है। तो यदि पृथ्वी की अक्षांशीय नहीं है तब भी समताप रेखाओं पे हम संरक्षण कर सकते हैं, और ये प्रभावित भी होती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की अक्षांशीय गति को यहाँ पे कारण और हवाओं के साथ विपेक्ष करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेंगी कि किस तरीके से जो विक्षेपण बल होता है वो कार्य करता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये जो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में मैंने लिख रखा है और ब्लू लिख रखा है, तो ब्लू जो है एक तरीके से
एक आपको एक्सप्लेन करने का जो है वो है। और जो आपको ब्लैक कलर में पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आपके हैं कीवर्ड्स, जिन्हें हम कह सकते हैं ये कीवर्ड्स हैं। इनसे जो है एक चैप्टर जो चैप्टर है आपका कॉन्सेप्ट पूरा निकल कर आता है, तो उसे जो है हम टॉपिक वाइज जो है आगे के जो नोट्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मत समझिए कि ब्लू एंड ब्लैक में लिखा हुआ है और बस कीवर्ड्स नहीं है और इतनी मोटी बुक को इतने छोटे में कैसे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं बट थोड़ा सा हार्ड वर्क है। तो बस आपको हार्ड वर्क ये इजीली मिल रहा है तो इसे ज़्यादा इजी मत समझे और फ्री का समझकर इसे व्यर्थ भी ना समझें, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन है वो फ्री में मिलती है। अगर हम उसे व्यर्थ समझें और थोड़ी देर अपने नाक मुंह बंद कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि जो ऑक्सीजन की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार जब कोई आपको जो ज्ञान है फ्री में मुफ्त में मिल रहा है तो उसे बटोर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ से मुफ्त में मिल रही है तो चीज़ अच्छी नहीं है या जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छा नहीं है या हमारे एग्ज़ाम को रिलेट नहीं करता। तो ये सारी जो छोटी सोचें हैं इनको मत रखिए, बस पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब अपर्दन पे आ जाते हैं। अब अपर्दन क्या है कि अपर्दन मृदा के आवरण का विनाश है। तो परत अपर्दन होता है और एक होता है हमारा अवनालिका अपर्दन। तो परत अपर्दन कब होता है? जब आकाश से ढेर सारा पानी बरसता है, मूसलाधार वर्षा हो जाती है और इस प्रकार हो जाती है कि उसका जो मतलब मिट्टी पे है जो बहना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखी है। तो बस आपको नाम नहीं पता है, जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में अगर कहें, देसी भाषा में कहें तो कहते हैं मिट्टी का बहना, मिट्टी बह रही है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे परत अपर्दन है, जो ऊपरी परत है जिसमें जीवाश्म है, जिससे कि प्रकृति जो हमारी भूमि है उपजाऊ होती है वो सारी जो है बह जाता है, यानी परत अपर्दन हो जाता है। ठीक है, अब अवनलिका जो अपर्दन है वो कैसे है? जब हवाएं या लहरें, जिसे कि बवंडर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है जिसे बवंडर कहते हैं। अगर जब बवंडर जैसा आता है तो भारत में अपर्दन के मरुस्थलों के इस जो विस्तार है वो मानसून वर्षा व समुद्री लहरों से होता है और यही जब बवंडर बना लेती है तो ये अवनलिका जो है अपर्दन करती है। नदी क्रिया लक्षण क्या है? तो जलप्रपात जो होता है वो नदी वेदिकाएं बनाता है, विसर्पी बनाता है, रोधिकाएं बनाता है और यही जो है हमारा गोकुल झीलें भी बनाता है। हिमनद का क्वेश्चन जो आपको मैं बताऊं तो हिमनद एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि अगर आप उसको एक डिटेल चैप्टर में मैंने निकाला हुआ है तो उसको वहाँ पर भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम इसे जो यहाँ पे है थोड़ा सा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझते हुए चलेंगे कि हिमनद की जो घाटी है तल में इसमें गिरने वाली जो सहायक घाटियाँ होती हैं ऊंचे होते हैं। ठीक है, और सहायक घाटियाँ जो होती है मुख्य घाटी से लटकी हुई होती है। तो हिमनद जो है निरपेक्ष द्वारा निर्मित होता है और इसका जो रूप है ड्रॉलिंग जो ग्लेशियर्स है मृत्तिका द्वारा निर्मित होता है और ढेर या टीले होते हैं। तो यहाँ एक उल्टी नाव की तरह दिखता है। देखिए ये है ड्रॉलिंग ग्लेशियर्स जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, मानो ये एक उल्टी नाव है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये अगर इसे यूँ कर दे तो ये सीधी नाव है, देन ये उल्टी नाव की तरह दिखता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं भेड़ पीठ शैल पर। शैल जो यहाँ पे शीर्ष मुटोने ये एक हिमनद प्रक्रिया से निर्मित है, ये एक शैल है। तो हिमनद जो है जब हिमनद बह रही है तो कुछ ना कुछ तो निर्माण भी करेगी। अगर पानी बह रहा है तो किसी न किसी तरीके की आकृति का निर्माण भी करता है, वो बाह्य भी हो सकती है और आंतरिक भी हो सकती है। तो हिमनद जो है प्रक्रिया द्वारा निर्मित एक शैल है जिसे भेड़ पीठ शैल कहते हैं। और हिमनद कृति के क्षेत्रों में कुछ ऐसी हिमनद जो अप्रदाय शिलाएँ हैं जो कि दूर से देखने पे कोमल ऊनी भीड़ के जैसी नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि मानो एक कोमल सी भीड़ का बच्चा है या कोमल सी भीड़ है जो खड़ी हुई है। ठीक है, और 1804 में सबसे पहले जो अगर बात करें तो डी ससर ने इन टीलों को नाम दिया था, जिसे कि हम भेड़ पीठ शैल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसकी आकृति जो थी एक भीड़ जैसी थी और जब भीड़ जैसी दिख रही थी तो एक ऊनी भीड़ का जो नाम था उन्होंने दे दिया और इसे ही हम भेड़ पीठ शैल कहने लगे। ठीक है, तो इसे शस मुटोने भी कहते हैं। अब स्थल बात करें, ये जो होता है कि आपको एक जब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के वाह्य बलों को और वहाँ पे जब वाह्य बलों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो स्थल कृतियाँ बनती हैं, रूप बनते हैं, वो किससे बनते हैं। नदी से बना है, हिम नदी से बना है, कृष्ण से बना है, वर्तोड़ से बना है, बवंडर से बना है या हवाओं से बना है,
किससे बना है, पवनों से बना है। तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे कि किससे बना हुआ है। तो देखिए जैसे नदी से बना है तो प्राकृतिक तटबंध होते हैं, ठीक है। और जो ये एक्सकर है वो हिमनदी से बना हुआ है। पोलजे जो है वो क्रस्टर से बना हुआ है। और बरखान जो है हमारा वतोड़ा से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बना हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये 11 है और 11 के बाद यहाँ पे सन नहीं है, बट यहाँ पे 21 तक के जो आपके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं 21 तक के। तो वो 21 तक के जो भी आपके एग्ज़ाम हुए, फिर वो आप टीजीटी पीजीटी में हुआ हो, एनवीएस केवीएस में हुआ हो, जो भी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उनके पॉइंट हैं। तो अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो हमारा सौरमंडल की देशांतर रेखाओं से क्वेश्चन पूछा गया तो डायरेक्ट, ठीक है, वो है। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो फिजी द्वीप से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री की होती है। और देशांतर रेखा पर ये रेखाएं जो हैं बोरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर, चुस्की सागर और आर्कटिक सागर से होकर गुजरती है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक सेल जो है कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारी अवसादी सेल, जो कि 75% है, ठीक है। और भूमि की बनावट जो है इसका योगदान जो है 5% है। और 80% क्ले चट्टाने जो हैं वो सर्वाधिक जो है यहाँ पे ये सेलें जो हैं चट्टाने हैं। और इन सेलों को में जो है जीवाश्म पाया जाता है। निर्माण जो है अग्नेय सेल व रूपांतरित होकर हुआ है, अपरदन व निरपेक्षण से हुआ है। और ये परतदार चट्टान है, ठीक है। तो अब इजीली क्या है, जब टाइम कम होता है तब कीवर्ड्स को पकड़ के चलते हैं, सारा सार लेकर नहीं चलते, ठीक है। तो ताकि हम क्विक रिवीजन जिसे कहते हैं वो भी हम इन नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। बाकी आप इन नोट्स का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो पढ़ने के लिए, और ये फुल वीडियो देख सकते हो। अगर आपने 1 से 2 बार ये वीडियो देखा तो आपको जो है कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम यहाँ पे ज्वालामुखी और स्थान देश, ठीक है। तो पिलियन ज्वालामुखी जो है तो ये मार्टिन द्वीप पर है और दक्षिण अमेरिका में है। और ये जो ज्वालामुखी वगैरह है इनका जो एक अलग से मैंने चैप्टर जो है उस पर ईजी एकदम शॉर्ट जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर एक नोट्स बनाए हैं जो कि स्पेशली ज्वालामुखी पे है, तो उसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। फ़िलहाल तो हम यहाँ पे थोड़े से जो हैं जो ज़्यादातर पूछे जा रहे थे मैंने उसे यहाँ पे मेंशन किया है, लिखा है उसे यहाँ पे। तो और फिर उनको ही देखेंगे। तो वेल्कियन ज्वालामुखी जो है लिप्री द्वीप इटली में है। और जो यहाँ पे विषुविएशन ज्वालामुखी है इटली नेपल्स की खाड़ी में है। सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी देखिए ये जो है आपका यहाँ पे मैंने फिर से रिपीट कर दिया, बट ये इम्पॉर्टेंट था। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा तो वो बार बार रिपीट हमारी हो ही जाती है कहीं ना कहीं। तो ये है सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी जो है एकांका गोवा एंडीज पर्वत पर है। और अशांत ज्वालामुखी जो है पोप म्यांमार तंजानिया और कलिमंजारो कोह सुल्तान ईरान में है। तो शीत प्रदेश में अगर बात करें तो भौतिकीय और रासायनिक अपक्षय क्रियाशील में रहते हैं। इन दोनों ही अपक्षय में प्रायः साथ साथ चलते रहते हैं। और इसमें जो है जैविक अपक्षय की अगर बात करें तो बहुत ही क्रियाशील नहीं होते, क्योंकि वनस्पतियाँ जो है हमारे उसका ही विकास नहीं हो पाता, तो ये बराबरी इक्वल में रहती है, ठीक है। अब अपक्षय की अगर बात करें तो अपक्षय क्रिया जो है तापमान और मृदा को लेकर खनिज को लेकर प्रभावित होती है और प्रत्येक शीतलता को रोककर जो बर्फ से ढका हुआ होता है सभी प्रकार के अपक्षय को स्थगित करती हैं। अब आ जाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट या खड़ा हुआ पर्वत। ये ब्लैक फॉरेस्ट या खड़ा हुआ पर्वत जो है यूरोप और जर्मनी में स्थित है और 2 भ्रंश तलों के सहारे ये खड़ा हुआ है। जो भ्रंश पर्वत है वो है फ्रांस में है और वेस्टर्न ब्लॉक है पर्वत। वलित पर्वत क्या है, तो वलित पर्वत मैंने पहले बताया था कि एंडीज हिमालय अलाप्सा यूराल और जो अरावली पर्वत विंध्याचल पर्वत है, ये पर्वत जो है लहरदार होते हैं। इसकी जो अभिनीतियाँ होती हैं या अपनीतियाँ जो होती हैं नीतियाँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। अपरदन देखिए मैंने क्या कहा, अपरदन जो है कीवर्ड्स है, अपरदन को अच्छे से पढ़ना है कि अपरदन से क्या होता है, उसके प्रभाव से क्या बनता है, उसके मुख्य कारक क्या होते हैं। तो ये प्रभावित जल के कारण जो है ये एक प्रक्रिया है। जैसे कि क्या है कि मिट्टी की जो परत जब होती है अपरदन के कारण जो है बह जाती है, परत अपरदन, यानी जो ये मिट्टी है जब ये पानी बरसेगा तो ये मिट्टी बहना शुरू हो जाएगी, यानी परत अपरदन, ठीक है। प्रभावित जल के कारण जब होगी तो ये विघटित तथा विनियोजित पदार्थों के अन्यत्र स्थानांतरित करने से अपरदन कहलाता है, ठीक है। पानी के बहाव से यानी जल के बहाव से जब कभी भी किसी तरीके की कोई आकृति बनेगी तो अपरदन के कारण ही बनेगी,
ठीक है। तो जलीय क्रिया जो है अपर्दन कहते हैं सागरीय तरंगों की, ठीक है। युक्ति वियुक्ति जिससे कि सृजगी, अब ये क्या है कि सूर्य और चंद्रमा में जब क्रिया होती है, जब एक ही सीधे पक्ष में आ जाते हैं, तो इसी स्थिति को जो है हम युक्ति वियुक्ति या जो है सिजकी जो है कहते हैं। इसमें होता क्या है, प्रत्येक पूर्णमासी में और अमावस्या को परिणाम कुछ ऐसा होता है, उच्च ज्वार भाटा भी होते हैं, जिसमें ये सूर्य, देन इसके बाद पृथ्वी और ये चंद्रमा जो है एक तरीके से एक सीध में आ जाते हैं, ठीक है। तब ये उक्ति वियुक्ति जो है सृजिका बनती है। अब भारत देश का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है, ये क्या है, तो ये क्वेश्चन इसमें आप टीजीटी पीजीटी अगर दे रहे हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके एनवीएस केवीएस या फिर डीएसएसबी या फिर यूपी का क्यों ना हो आपका टीजीटी या पीजीटी, उसमें एक क्वेश्चन ये ज़रूर आता है कि भौगोलिक स्थिति भारत का उत्तर दक्षिणी जो विस्तार है वो कितना है, पूरा पश्चिम कितना है। तो भौगोलिक क्षेत्र का जो विकास की अगर बात करें तो देखिए, ये है आपका उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। तो पूरब पश्चिम की अगर बात करें तो 29-33 किलोमीटर, अगर उत्तर दक्षिण की बात करें तो 32-14 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर, और यहाँ पे है आपका 2933 किलोमीटर जो है आपका पूरब से पश्चिम है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी मुख्यतः दक्षिणम बिंदु जो है, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 8 डिग्री 4 जो है वो मुख्य दक्षिणतम बिंदु है भारत का, और नैनी जो है यहाँ पे है इलाहाबाद के पास यहाँ पे, और यहीं से जो है आपकी जो मानक रेखा है वो गुजरती है भारत की, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से। अगले पे आ जाते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर का जो क्वेश्चन है, अगर बात करें केवीएस में तो खैर इतना ये क्वेश्चन नहीं आया है, और एनवीएस में कम पूछा गया है, बट ये जो अगर बात करें यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की, उसमें ये स्वेज नहर का क्वेश्चन जो है बहुत आया है। बाकी जो जिसमें ज्योग्राफी पोर्शन पूछा जाता है उसमें भी स्वेज नहर से क्वेश्चन जो है ज़रूर एक बन जाता है कहीं ना कहीं, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्वेज नहर क्या है, लाल सागर के भूमध्य सागर है, और इसका निर्माण जो है 1869 यानी 69 में हुआ, और भूमध्य सागर के जो पोर्ट सैयद तथा लाल सागर के स्वेज में जो इसका पोर्ट स्थित है उसमें, देन उसमें उसके बाद जो पोर्ट स्थित है, अब ये बहती कैसे है, तो एक जाल बनाती है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मंजाल झील है जो कि पोर्ट सैयद है, और यहाँ से बहती हुई यहाँ पर एकल जो एल का तारा जो है वहाँ पे यहाँ मिलती है। देन फिर उसके बाद यहाँ पे है इस्मालिया जो है, वहाँ पे ये यहाँ पे जो आपका इलकतारा जो है, यहाँ पे इलकतारा पे आपकी दो भागों में बढ़ जाती है, जिसमें कि एक है हमारी इस्मालिया और दूसरी है एल्फ्रेडोना तिम्सा झील यहाँ पे बढ़ती है। देन ये आगे बहती है और आगे बहते हुए मीठे पानी की नहर में जाती है, और ये फिर वापस यहाँ से स्वेज नहर यहाँ पे आती है, और यहीं से जो है अगर स्वेज नहर का उद्गम पूछे तो ये जो यहाँ पे है वो जो है इस्लामिया से होते हुए मीठे पानी की नहर से निकलने के बाद जो है स्वेज नहर यहाँ पे आती है, पर शुरुआत जो है यहाँ पे स्वेज नहर की मैकमजाल झील से होती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ग्रेट बैरियर झील है जहाँ पे ढेर सारी मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, ग्रेट बैरियर झील में, जो कि लिफ्ट विटेड झील भी कहते हैं, और इसे पोर्ट ब्लेयर भी कहते हैं। स्थल रूप और कारक, तो ये देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया है, तो आप सीधे जब आप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम तो एक चैप्टर जो है, एक टॉपिक जो है हम ये भी पढ़ेंगे। एक टॉपिक जो है वैसे तो आपको अलग अलग जो पढ़ाया जाएगा, आपको जो नोट्स आप पेड कोर्स के लोगे उसमें भी आपको जो जब आप वह बल पढ़ोगे पृथ्वी के, उसमें जो है आपको बताया जाएगा किससे किस आकृति का निर्माण होता है, परंतु जो आप यहाँ पे अगर पढ़ते हो तो आपको मैं यहाँ पे एक स्थल रूप और जो उसके कारक हैं, तो ये सारा जो है एक मैंने एक पॉइंट बना रखे हैं, जिसमें कि आप अगर क्या कहते हैं इन शॉर्ट में अगर पढ़ना चाहो और कम समय बचा है आपके पास और क्विक रिवीजन करना चाहो तो भी आप कर पाओगे। और अगला आ जाता है नमक नाटक। ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछा गया है, बट फिर भी हम ये जान लेते हैं। कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और कम पूछा जाने वाले क्वेश्चन को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए कि नहीं आएगा, आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी सालों के बाद रिपीट होता है।
तो अभी तो फ़िलहाल में ये सन 2003 के बाद से 13 में पूछा गया, यानी इतना ज़्यादा गैप लेने के बाद फिर उसके बाद अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो उम्मीद करते हैं कि जो 22 का है शायद उसमें ये पूछा जा सके। तो इसमें क्या है कि जो हिम नदी के बीच ऊंचे नीचे टीले हैं और उनके बीच जो हिम से घिरा हुआ भाग है उसे नुनाटक विशाल हिम राशि के बीच में बिखरे हुए द्वीप हैं। इसी को जो है हम हिमांत द्वीप भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया तो आपका हिमांत द्वीप से बनेगा कि हिमांत द्वीप किसे कहते हैं और कैसे बना है, यही क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है। अपर्दन समस्याएं, तो मैंने क्या बताया, अपर्दन क्या होता है कि जब बारिश होती है ढेर सारी, ठीक है। अपर्दन आप सीधे से समझ लो, जो अपर्दन है आपका कुछ भी नहीं है, ये रहे बादल, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो ये रहे आपके बादल, और भाई जब भी ये पानी बरसेगा तो ये अपर्दन ही करेगा, ठीक है। भाई बहाव तो करेगा, अधिक वर्षा हो जाएगी तो अधिक कृषि होगी, बट ज़्यादा अगर हो गई तो जो भी परत अपर्दन है वो शुरू हो जाएगा मिट्टी में, तो जो हमारे पोषक तत्व हैं वो बह जाएंगे, तो कृषि अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अगर अपर्दन समस्या जो है, अगर कृषि कम करेंगे, अधिक नहीं करेंगे, तो वो भी है कि मिट्टी का जो, अब देखिए जब पेड़ लगाते हैं तो मिट्टी जो है सबको एक मुट्ठी के जैसे जो है बांध देती है, ठीक है। पर अपर्दन जब कृषि ही नहीं रहेगी तो अपर्दन कहाँ से, मतलब समस्या तो रहेगी, ठीक है। अब ज्वार नंदमुख, तो ताप्ती नदी जो एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में बैतूल झील यानी मुल्ताई नगर में के पास है, 762 मीटर की है और से ऊंचाई से निकलती है, और तप्ती नदी की घाटी में सतपुड़ा दक्षिण में यानी मध्य प्रदेश में ही जाकर 724 किलोमीटर बहने के बाद जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जिसे कि और ये जो है जो नंदमुख का निर्माण करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है एमपी आपको बता रही हूँ मैं, तो एमपी में प्रभावित होगी जब 724 के बाद बहने के बाद जो है ये कौन सी खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिरने के बाद ही आपकी ज्वलंतमुख का निर्माण करती है, ठीक है। तो बस देखिए मैंने कहा था कि आज जो है हम इसे पूरा फिनिश कर देंगे स्थलमंडल को, तो हम इसे फिनिश ही कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए फिनिश कर देंगे, और मैं अभी जो स्थलमंडल का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी कि आपके क्वेश्चन आते भी हैं कि नहीं आते। आपको लग रहा हो कि नहीं आते नहीं है, बस ये पढ़ा रहे हैं, तो नहीं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर से भी, कंटेंट से भी दिखाएंगे। और जब आपका सन 2022 का एग्ज़ाम आप देकर आओगे तो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए थे वाकई में आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है ना। तो साथ में तैयारी करते हैं और साथ में सक्सेस भी पाते हैं, ठीक है। अब वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के धरातल, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, तो अगर ना दिखे तो आप बता दिए, अब फिलहाल तो लाइव नहीं चल रहा है सो सॉरी। तो वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के धरातल की चट्टानों में मुड़ जाने की भूमार्ग में कंपन की स्पीडन शक्ति को उत्पन्न होती है, जिससे कि वलित पर्वत की संरचना होती है। ये लहरदार पर्वत होते हैं और जिसे कि असंख्य जो है हमारी एक अभिन्न जो है श्रेणियाँ बनती है, जिसमें हिमालय, अलाप्साई और यूराल एंडीज पर्वत जो है वैसे आते हैं, ठीक है। निकला हुआ जो लावा है उससे निर्माण हुआ है भूगर्भ मैग्मा से, जो कि 700 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है, जिसे कि फर्नाइट हाइटेट कहते हैं, और इसका निर्माण जो है क्रस्ट के नीचे जो है मेटल से होता है, कायांतरित सेल का, ठीक है। अब कायांतरित सेल क्या है कि कायांतरित सेल का ये एक परिवर्तित सेल है जिसे परतदार तथा अग्नेय सेलों से अधिक ताप और दबाव ऊष्मा के रासायनिक क्रियाओं के ऊपर निर्भर करता है। और उदाहरण की अगर बात करें तो सिस्ट जो है, क्लोराइट जो है, संगमरमर, निस जो ये है सभी के सभी जो है ग्रेनाइट का परिवर्तित रूप है। निस को हम कह सकते हैं ग्रेनाइट का परिवर्तित रूप है। तो जब हम सेलें पढ़ेंगे तो सेल में कौन सी सेल से किसका निर्माण होता है, सेल का चक्र क्या है, कौन सी सेल पृथ्वी पे ज़्यादा है और कौन सी सेल का कैसे निर्माण हुआ है, और किस सेल से कौन सी मिट्टी बनती है, किस तरीके की, तो वो भी जो है हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो उसमें लेकर आएंगे। तो ब्लैक से जो लिखा है उसको सीरियसली लें, वो सारे के सारे आपके कीवर्ड्स हैं, और ब्लू में जो है उसको सिर्फ एक डिस्क्राइब किया गया है, आपको एक विस्तृत तौर से एक सरल भाषा में, सहज भाषा में समझाने के लिए मैंने ये नोट किया है ताकि आपको इजीली समझाया जा सके। भारतीय प्रायद्वीप केंद्रीय उच्च भूमि आग्नेय या कायांतरित चट्टानों से बनी होती है। प्रायद्वीप में गैस तथा पेट्रोलियम का अधिकतम नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें कोयला जो है पाया जाता है, ठीक है। रिएक्टर मार्की भूकंप क्वेश्चन है ये भाई, फिर से आ गया,
ठीक है। तो भूकंप तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पहले बताया था, और अभिकेंद्र में सबसे पहले आपको मिलता है। ठीक है। 1935 में अमेरिका के वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिचर्ड द्वारा इसकी खोज की गई थी, और 1 से 9 तक की इसकी संख्या है। इसमें हर एक आगे आने वाली जो संख्या है उसकी 10 गुनी होती है। यानी जो 1 है, 1 के बाद 2 है, तो 2 का मतलब 1 का प्लस 10 गुना जो है उसका 2 का, तो वो आएगा। फिर 3 का भी 10 गुना आएगा। तो इस तरीके से जो आपकी 10 गुना बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो 8 का भी 10 गुना होगा। ठीक है। जो 8 के पास पहुंचेगा फिर उसका भी 10 गुना होगा। तो जो भूकंपीय प्रभाव है इस तरीके से ज़्यादा होते हैं। विनेगर क्या है? तो ये जो है विनेगर जो है एक सिद्धांत है, विस्थापन का सिद्धांत, जिसे कि साम्य स्थापना या जिगसॉ फिट भी कहते हैं। वर्तमान में जो है भौगोलिक एकरूपता के कारण इसे कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इसको शो करने की या प्रस्तुत करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। तो इसमें क्या है, कॉफ फोल्ड जो है केवलन जो है वो हुआ है। तो कार्बनिक युग में क्या हुआ है, पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जो है वृहत महाद्वीप तथा वृहत महासागर, जिससे कि जो वृहत महाद्वीप है, एक क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि जब पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप नहीं थे, 2 ही थे, तो जो 2 महाद्वीप थे उन्हें क्या कहते थे, और जो महासागर था उसे क्या कहते थे। तो महाद्वीप जो थे उसे पैंजिया कहते थे, महासागर को पैथालसा कहते थे। ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीजीटीपीटी, बाकी जो ज्योग्राफी जहाँ पूछा जाता है उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। जिसमें महाद्वीप महासागरों के जो है अभिनव जो है स्वरूप का विकास हुआ है। पैंजिया चट्टानें टूटने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल और जो आपकी पलनशीलता है वो ज्वारीय बल के कारण होती है। तो पैंजिया का जो टूटने का कारण तो गुरुत्वाकर्षण बल और पलनशीलता जो है ज्वारीय बल जो है वो पैंजिया के टूटने का कारण है। अब वेनेगर का सिद्धांत मैंने आपको पहले भी बताया, वही चीज़ थोड़े से जो यहाँ पे हट के पॉइंट मैंने लिखे हैं वो ये हैं कि जो इसमें बल लगता है, कौन सा बल लगता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बताया। और दूसरा है महाद्वीप प्रभाव में जब ध्रुव के स्थल को दूर होने के कारण जो होती है वेनेगर, ध्रुवों और महाद्वीपों का जो उड़ान होता है, वेंडरिंग जो पोल होती है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे है अपने ही स्थान पर सेलों का जो विघटन होता है उसे अपघटन कहते हैं। ठीक है। तो यही जो है अपक्षय कहलाती है। अपर्दन तो मैंने पहले ही बताया, तो उसे समझ सकते हैं अंतर्गत इसकी गति का अभिकरण कैसे हुआ है। ठीक है। शिलाखंड स्थानांतरण जो है अपर्दन की 3 क्रियाएं होती है, एक परिवहन और अपघर्षण और निरपेक्ष। ठीक है। तो अपर्दन मैंने बताया था, अपर्दन जब पढ़ेंगे अच्छे से तो सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। फिर है कंटिका में विघटन। कई चट्टानें जो होती हैं खनिजों द्वारा निर्मित होती हैं और अंततः इसमें विभिन्न प्रकार के जो तत्व ग्रहण होते हैं करने की क्षमता होती है। अतः जो फैलाव है अलग अलग तरीके से होने लगता है। परिणाम स्वरूप जो है चट्टानें जो है छोटे छोटे कणों में जो है विघटित होती हैं, और ये यांत्रिक और भौतिक अपक्षय होते हैं। अंतर्जातीय बल मैंने कहा था, जब पृथ्वी के आंतरिक अंतर्जातीय बल और बाह्य जातीय बल पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इसी का जो है आपकी जो चट्टानें टूटती हैं, आपका जो परिवहन होता है, निरपेक्ष होता है, अपघर्षण होता है, सारा का सारा जो है पृथ्वी पे जो बल लगते हैं अंतर्जातीय बल और बाह्य जातीय बल उससे ही होता है। ठीक है। तो बाकी ये जो आप फिर अलग अलग तरीके की जो बुक्स लाते हो उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं तो उनके आप जो कीवर्ड्स है उनको पकड़ने की कोशिश किया करो, तो आपका जो सार है वो भी छोटा हो जाएगा देन, और समझने में भी आसानी हो जाएगी। और आपको ज़्यादा जो है सिलेबस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेकर बैठोगे उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप आधे से ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ही रह जाओगे, तो पढ़ोगे कब। ठीक है। और इसीलिए फिर आप भागते हो कि पेड कोर्स मुझे जहाँ से मिलेगा मैं वो ले लूँगी और उतना ही पढ़ूँगी, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं से पढ़ के ही पढ़ाया जा रहा है। उनका भी एक्सपीरियंस है, उनका भी एक जिसे कहते हैं कि निचोड़ लेकर आते हैं वो लोग भी, तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो। कीवर्ड्स पकड़ना सीखें। तो ये अगर आपको नहीं आते हैं कीवर्ड्स पकड़ने तो आप हमसे जुड़ें, और धीरे धीरे जब आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं बुक रीडिंग में कैसे जो है आपके कीवर्ड्स जो है फाइंड आउट करते हैं वो बताएंगे, और किस तरीके से आप जो है इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये अंतर्जातीय बल में हमने देखा कि ऐसे बल जो प्रकृति के अंतर लगते हैं उसे अंतर्जातीय बल कहते हैं। और जब 2 बलों की विपरीत दिशाओं में कार्य करे तो उसे तनाव कहते हैं। ठीक है। तो तनाव के कारण धरातल में भ्रंश, दरारें, चट्टानें चटकने लगती हैं और इसे अवरोध पर्वत
का निर्माण होता है। ठीक है, तो किन चीज़ों का निर्माण होता है? एंड तनाव, इस तनाव, सटपीड़न और भ्रंश जो है अंतर्जातीय बल में आते हैं। ठीक है, अब ऊर्ध्व संधि जो है घुसने वाला एक ठोस है जिसमें कि मैग्मा जो है ड्रैग कहलाता है, और ड्रैग का जो जमाव है वो लंबवत होता है, तथा लावा का जमाव जो है दो परतों के बीच होता है, जिससे कि हम शिला निर्माण होती है, और ये प्रायः चट्टानों की परत यानी समानांतर होती है। ठीक है, प्राइमेट मैदान क्या है? तो ये क्या है कि ये निरपेक्ष द्वारा निर्मित है, और मैदानों में जलोढ़ जो है मैदान है, और जो मैदान है वो कई प्रकार के सारे जलोढ़ मैदान से मिलकर बने, जिन्हें कि जलोढ़ पंखा कहते हैं। ठीक है, अब जलोढ़ मैदान प्लस जलोढ़ जलोढ़ मैदान और जलोढ़ पंखे का जो विस्तार भाग होता है उसे ही हम पिट मट कहते हैं। और जलोढ़ पंखा जो है वो क्या होता है कि जब गिरिपथ जलोढ़ मैदान है वहाँ से जब शुरू होता है तलघाटी पे पहुँचता है, और बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं लेकर पहुँच जाता है। ठीक है, अब हिमालय से जब उतरता है तो वो नदियों में गिर जाते हैं, अब वो अदृश्य हो जाते हैं, अब वो भंवर बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी डायग्राम में बताया था कैसे कि ये है जो यहाँ से इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो ये नदी जो थी यहाँ बह रही थी, अब ये मैदान पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद जलोढ़ मैदान के बाद पर्वत पड़े, जलोढ़ पंखा पड़ा। ठीक है, जिसमें से यहाँ से यूँ करके यहाँ से जो एकदम झरने जैसा पानी एकदम तेज़ी से गिरता है वो पड़ा। फिर जब ये पानी एकदम नीचे यहाँ एकदम से यहाँ से यूँ गिरा, तो ये जैसे गिरा यहाँ पे एक गड्ढा जैसा बना लिया, ऊपर से गिरा, इसे ही भंवर बनाया इसने। ठीक है, अब ये शुष्क डेल्टा हुआ, इसमें बड़ी घासें, छोटे पेड़ उगने लगे, और हाथी घास भी जो है सवाई घास है तो यही होती है। डेविस महोदय ने इसे जो है वैली प्लेन शब्द का प्रयोग किया, सर्वप्रथम इन्होंने किया था। और जो रिसेंटली आपके क्वेश्चन पूछे गए TGT PGT में यूपी के, जो अभी यूपी का हुआ रिसेंटली, उसमें पूछे गया, तो वो क्वेश्चन ये है कि दक्षिणी अमेरिका का मोड़दार जो पर्वत है कौन सा है? वलित पर्वत, एंडीज, और इसकी ऊंचाई एकांकागुआ, कई बार बता चुके हैं। तो ये जो है ब्लैक कलर से मैं इसीलिए लिखती हूँ ताकि वो आपको पता चल सके, या समझाते समय एक ये पॉइंट रहे कि ये कीवर्ड्स हैं, और ये आपको जो है रट के रखने हैं। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आप समझ में आ जाएगा कौन चीज़ क्या है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम कुछ कॉन्सेप्ट जो है समझते हैं, और कुछ चीज़ें जो है लर्निंग बेस होती हैं जिन्हें हम याद करते हैं। और हिस्ट्री में जो है मोस्टली जो चीज़ें होती हैं उन्हें आप पढ़ो एक कहानी के जैसा मस्त होकर पढ़ो, बिना किसी प्रेशर के, आप कुछ नहीं लगेंगी। ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी है। SST में जो सब्जेक्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, तो ईजिली हम उसे पढ़ सकते हैं। सिद्धांत पे आ जाते हैं। खैर, अब सिद्धांत पे आएंगे। डार्विन का जो है आपका अवतलन सिद्धांत है, और इस सिद्धांत में ही प्रलव भित्तियों का भी जो निर्माण है या कैल्शियम कार्बोनेट से कैसे हुआ उसके बारे में बताया है। देन डोक कमल पठार जो है भारत, चीन, भूटान में है, और इसका स्थल जो एक पठार है, और भूटान को कैसे जोहा घाटी और पूर्व सिक्किम से निकला हुआ है वो सारा है बताया है। और प्लेस निरपेक्ष जलोढ़ पंखा क्या है? जलोढ़ पंखा मैंने देखिए आपको पहले भी बताया जलोढ़ पंखा कैसे बना है। ठीक है, तो नदी जो मैदान में है, और फिर जलोढ़ मैदान जो है जो इनका जमाव होता है तो जलोढ़ पंखा बनता है। ठीक है, तो जलोढ़ पंखा मैंने पहले भी बताया था, अभी बता दिया। और प्लेस निरपेक्ष जलोढ़ पंखा क्या है? तो वो ये है कि पंखा तथा घाटी में पाए जाने वाले जो ग्लेशियर से तात्पर्य है, और नदियों की तली में खनिज में अवसादों के रूप में जो निरपेक्ष लगते हैं, और नदियों की तली में जो है इसका निरपेक्ष होता है, उसे ही जो है हम खनिज में जो है उसे ही हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष जो जलोढ़ पंखा है, प्लेसेस का निरपेक्ष जलोढ़ पंखा वो कहते हैं। और इसमें सोना, चांदी, टीन जो प्लेटिनियम है मुख्य पाया जाता है। सिलिका परत क्या होती है? सिलिका परत होती है चट्टानों में पाया जाता है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड S1 एंड O2 खनिज सिलिकॉन Si है, SiO2। ठीक है, ऑक्साइड का यौगिक होता है, और पृथ्वी के अग्नि रूपांतरित सेलों में ज़्यादा पाया जाता है, और अपरदन निरपेक्ष के फलस्वरूप जो है निर्मित चट्टानों में पुनर्निर्मित और अवसादीय या प्रसारित परत जो परतदार हैं उन्हें प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और इसके ही निर्माण जो है जैविक अवशेष हैं, और कृष्ण संपूर्ण 75% अवसादी सेल और 5% मानव द्वारा निर्मित है। कोयला, चूना, पत्थर जैविक अवसादी जो उदाहरण है, ये सभी जो बालू मिट्टी है, बजरी, रोड, कंक्रीट, ये सब मानव ने निर्मित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अमृत सागर भ्रंश घाटी का। तो इसमें क्या है कि 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है, जिससे कि सागर उच्चतम घनत्व है, और इसमें जो किलोमीटर की चौड़ाई है वो इतनी है। तो यहाँ पर भ्रंश घाटी में आती है। तो ये हमने आज जो है पूरी तरीके से स्थल मंडल को मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमने ख़त्म कर लिया। अगली जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल को, और अगर अगली मगर उससे पहले जो है हमारा यहाँ पे
ये वायुमंडल पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद हम जलमंडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वायुमंडल में देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम वायुमंडल के जो क्या है, वायुमंडल से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो पॉइंट्स निकले हैं वो, और यहाँ पे देखिए ये जो है ईयर वाइज ये एक परते जो यहाँ पे मंडल है आपका वो प्रस्तुत किया गया है। बाकी शॉर्ट ट्रिक भी हैं जिन्हें लेकर आएंगे। तो जो हमारा ये वायुमंडल है बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। ठीक है, यूपी पीजीटी दोनों में ही नहीं बनते, सबसे ज़्यादा जलमंडल और स्थल मंडल बनते हैं, और इनसे ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमारी प्रभावित भी होती हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा वायुमंडल। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगली वीडियो में मिलेंगे। और उसके बाद जैसे ही हम ये जो निचोड़ है उसे ख़त्म करेंगे तो आपको एक नोट्स पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं सारे, इनको भी दिखाएंगे कि जो आपने पढ़ा है अभी तक के, क्या वाकई में जो है इससे कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ ही साथ आपकी एक अच्छे से, और आपका जो एक टाइम है एक करेक्ट वे में जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप कोर्स भी लोगे। और देखिए दोस्तों, कभी भी कुछ भी करिए, पढ़ते ज़रूर रहिए। सभी के पास समस्याएं हैं और सभी की अपनी लाइफ में समय वक्त कम है सभी के पास, पर आपको क्या करना है, उस समय को एक सही दिशा निर्देश में प्रयोग करना है, और आपको पढ़ते ज़रूर रहना है। तो मैं जो पढ़ा रही हूँ वो भी पढ़िए, और जितना हो सके आप फ्री ऑफ कॉस्ट मत सोचिए, और जितना हो सके आप सीरियसली अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे सीरियसली डेली आएँ, और अपना जो टाइम है कुछ भी मत करें। 1-1.5 महीने के लिए भूल जाइए कि दुनिया में कुछ भी है सिवाय इन किताबों के, सिवाय कंटेंट को समझने के। बस अगर आपने यहाँ आज अपनी सारी नींद चैन सब गवा दिया तो आप सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो आज के वक्त में आप अपनी नींद अपना सुकून सब खो दें इन किताबों के साथ, और आप सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। पढ़ते ज़रूर रहिएगा, और मैं कामना करूँगी कि आप सक्सेस हो जाएं, बट पढ़ना आपको ज़रूर पड़ेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अपकमिंग वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड।